हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स क्या होता है गाइस, ये हमने फार्माकोलॉजी में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का सार और एसिटाजोल एमाइड्स का सिंथेसिस। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस डायरेटिक्स क्या होता है? डायरेटिक्स एक ऐसा एजेंस है जो कि यूरिन एक्सक्रेशंस को इंक्रीज कर देता है और यूरिन के फॉर्मेशंस को भी इंक्रीज कर देता है। तो ये था डेफिनेशंस ऑफ डायरेटिक्स। तो अब हम देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का सार। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन क्लासीफाई द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इनटू टू ग्रुप्स। तो हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर को टू ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड एंड एम डाइसल्फोनामॉइल्स बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो उसको हम ये टू टाइप्स के स्ट्रक्चर में क्लासीफाई किए हैं। तो ये है हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड एंड ये है एम डाइसल्फोनामॉइल बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो ये है इसके टू स्ट्रक्चर्स। तो अब हम इसमें देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड का सार। तो गाइस, ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले देखते हैं पोजीशन सेकंड्स को। तो सल्फोनामाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशंस पे इसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए। एंड देन है यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। अगर हम इस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। देन है फोर्थ पोजीशंस। तो फोर्थ पोजीशंस पे हम अगर मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से कोई भी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो हमको पोटेंट कंपाउंड मिलता है। देन है पोजीशंस फिफ्थ। तो पोजीशंस फिफ्थ पे जो ये कार्बोमोल ग्रुप है वो इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। देन दिस रिंग शुड बी एरोमेटिक इन नेचर। तो ये जो रिंग है वो एरोमेटिक होना चाहिए नेचर्स में, तो इससे डायरेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट था द सल्फोनामाइल ग्रुप इट सेकंड पोजीशन इज इसेंशियल फॉर डायरेटिक एक्टिविटी। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसका एग्जांपल है एसिटाजोल एमाइड। The sulfonamide nitrogen should be unsubstituted to give potent compound. This is also reason that sulfonamide antibacterials give diuretic effect. तो यहाँ पे अगर हम जैसे कि देख रहे हैं, इसको देखते हैं स्ट्रक्चर से, तो हम इस नाइट्रोजन्स को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन थर्ड है द सल्फोनामाइल ग्रुप बाइंड जिंक पोर्शंस ऑफ एंजाइम, सो सब्स्टिट्यूशन और रिमूवल डिक्रीज और एबोलिश द एक्टिविटी। तो ये जो सल्फोनामाइल ग्रुप है वो एंजाइम्स के जेड एन पोर्शंस के साथ बाइंड होता है। तो अगर हम इस ग्रुप को अगर रिमूव कर देंगे तो जिंक पोर्शंस के साथ बाइंड नहीं होगा कोई भी चीज़, और उसकी एक्टिविटी जो है एबोलिश हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। द मोइटी टू विच सल्फोनामाइड इज अटैच मस्ट बी एरोमेटिक इन नेचर। तो ये है हमारा सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड इस रिंग के साथ अटैच है, तो ये रिंग जो है एरोमेटिक नेचर का होना चाहिए। तो अगर एरोमेटिक नहीं होगा तो इसकी एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। देन पोजीशंस फिफ्थ है सब्स्टिट्यूशन ऑन मिथाइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन गिव मोर पोटेंट कंपाउंड। तो अगर हम इस पोजीशंस पे, फोर्थ पोजीशंस पे नाइट्रोजन ग्रुप को अगर सब्स्टिट्यूट कर, मतलब नाइट्रोजन ग्रुप पे कोई भी मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो पोटेंट कंपाउंड हमको मिलता है। तो गाइस, ये है इसका स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल। देन अब हम देखेंगे एम डाइसल्फोनामॉइल बेंजीन डेरिवेटिव्स का सार। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले पोजीशंस वंस को। सल्फोनामाइल ग्रुप इज प्रेजेंट फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पे सल्फोनामाइल ग्रुप जो है वो एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। देन हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कार्बोमॉइल से, कार्बोनॉइल से एंड कार्बोमॉइल से ग्रुप से। तो ये हमको काफ़ी पोटेंट कंपाउंड मिलता है यहाँ से। देन है थर्ड पोजीशंस अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइल ग्रुप इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो सल्फोनामाइड है वो अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। देन फोर पोजीशंस सब्स्टिट्यूशन विथ क्लोरीन ब्रोमीन CF3 एंड नाइट्रो ग्रुप। तो इससे क्या हो जाता है, डायरेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अमीनो ग्रुप इंक्रीज द सैल्वेटिक, मीन्स जो यहाँ पे सॉल्ट एक्सक्रेशन की एक्टिविटी होती है डायरेटिक्स की वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन की जो एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी।
तो ये था इसका ब्रीफ में सारा। अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो सल्फोनामाइल ग्रुप है पोजीशंस 3 पे वो अनसब्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो अगर इसको हम अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये एंजाइम्स के जिंक पोर्शंस के साथ बाइंड नहीं होगा और जिससे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देन है सल्फोनामाइल ग्रुप एट पोजीशंस 1 में बी रिप्लेस विथ सिमिलर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लाइक कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोमाइल्स ग्रुप विच इंक्रीज द एक्टिविटी और गिव पोटेंट कंपाउंड। तो अगर हम जो इस पोजीशन 1 पे कार्बोनाइल ग्रुप जैसे कि COOH से इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको पोटेंट कंपाउंड मिलती है। देन है अमीनो ग्रुप एट पोजीशन 6 इंक्रीज द सॉल्वेटिक मीन्स सॉल्ट एक्सक्रेशन एक्टिविटी एंड डिक्रीज द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी। तो अगर हम इस पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं कोई भी अमीनो ग्रुप से तो उसकी जो है सॉल्ट एक्सक्रेशन एक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिशन एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन पोजीशंस 4 देखते हैं हम। तो अगर हम पोजीशंस 4 पे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन के साथ तो उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ये मैक्सिमम डायरेटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, जैसे कि ड्राई क्लोरोफेनामाइड्स एंड क्लोरमिनोफेनामाइंस। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। तो गाइस ये था सार ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोल एमाइड्स। तो गाइस अब हम देखेंगे एसिटाजोल एमाइड का सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिटाजोल एमाइड जो है वो होता क्या है। तो एसिटाजोल एमाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है जो कि जिसको हम डायरेटिक्स के जैसे यूज़ करते हैं। तो ये सल्फोनामाइड का एक डेरिवेटिव होता है जो कि नॉन कम्पिटिटिवली और रिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स को। तो ये था इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शंस। देन अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये है गाइस एसिटाजोल एमाइड्स का स्ट्रक्चर, जिसको हम केमिकली इसका IUPAC नेम है एन सल्फोनामाइड 134 थायाडाइएजोल्स एसिटामाइड्स। तो ये था इसका IUPAC नेम। तो अब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो हम इसके सिंथेसिस के लिए हाइड्रोजाइंस को रिएक्ट कराते हैं अमोनियम थायोसाइनेट्स के साथ। तो इसको हम 2 मोल्स लेंगे। तो हम इसको जो है ओपन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन करके लिख दिया है ताकि ये इजली आपको समझ में आए। तो इसका 1 मोल जो है यहाँ पे लिख दिया हमने और 1 मोल जो है यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और NH2 जो है आपस में रिएक्ट करके NH3 के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी यही होगा कि यहाँ से NH3 जो है रिमूव होगा और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो NH3 के 2 मोल जो है यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो इसके जो है जब हमने इसका कंडेंसेशंस किया तो यहाँ से NH3 के 2 मोल्स जो है यहाँ से रिमूव हो रहा है। देन जो है फिर हमको ये जो है मिला 1-20 थायोकार्बोमोल्स हाइड्रोजन जो है ऑब्टेन हुआ जब हमने इसका कंडेंसेशंस किया। तो देन अब हम इसका क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म करते हैं यहाँ पे इसका टॉटोमेरिज्म। तो इसका टॉटोमेरिज्म करा देते हैं। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें इंटर कन्वर्सन्स होता है एटम्स का। तो यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड्स था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड रिमूव होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, इसका साइक्लाइजेशंस कराएंगे फार्जिन्स के प्रेजेंस में। तो जब इसका साइक्लाइजेशंस होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, जो यहाँ से H और यहाँ से NH2 जो है आपस में रिएक्ट करके NH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो फिर इसका साइक्लाइजेशंस हो गया और हमको 5 अमीनो 134 थायाडाइएजोल्स 3 थायोल्स जो है वो ऑब्टेन होता है। तो इसको हम फर्दर से इसका एसिटाइलेशंस कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड्स के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड्स का फार्मूला है CH3COOCl। तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन्स और यहाँ से Cl जो है आपस में रिएक्ट करके यहाँ से HCl के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो क्या होगा, फिर ये NH हो जाएगा और फिर क्या होगा CO यहाँ पे देख रहे हैं आप एंड CH3 ऐसे ही अटैच हो गया। तो फिर बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है गाइस। तो हमको क्या फॉर्म हुआ, N5 मर्कैप्टो 134 थायोडाइएजोल्स एसिटामाइड्स जो है हमको फॉर्म हुआ।
तो इसके फॉर्म होने के बाद हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशंस कराते हैं Cl2O के प्रेजेंस में। तो यहाँ से फिर से HCl जो है वो रिमूव होगा। तो फिर हमको क्या फॉर्म होगा, 5 एसिटामाइड 134 थायाडाइएजोल्स टू सल्फो क्लोरीडेट। तो ये है जो हमको फॉर्म होगा जब हम इसका ऑक्सीडेशंस कराएंगे। तो देन हम अब देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स में हमको क्या क्या चीज़ जो है वो रिमेनिंग रह गया है सिंथेसिस करने के लिए। तो गाइस हमने यहाँ तक का स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया लगभग, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस इस NH2 के जगह पे यहाँ पे Cl है। तो हम उस Cl को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे NH3 को ऐड कर देंगे, जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है एसिटाजोलेमाइड जो है हमको सिंथेसाइज हो जाएगा। तो हम एंड में यही करते हैं कि हम यहाँ पे NH3 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे NH3 जो है वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे Cl को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से एक H और ये Cl, तो ये आपस में रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है एसिटाजोलेमाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो गाइस ये था काफ़ी सिंपल वे में सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलेमाइड। देन अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शंस। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर जो एक एंजाइम है जो कि कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है उसकी एक्टिविटी को। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या एक एंजाइम है जो कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, जैसे कि H2O and CO2, तो इससे क्या बनता था, कार्बोनिक एसिड बन रहा था। तो ये इस रिएक्शंस को इनहिबिट कर देता है। कार्बोनिक एसिड जो है स्पॉन्टेनियसली आयनाइज होता है H+ and HCO3। तो ये जो है हमारे ब्लड्स में रीएब्जॉर्ब हो जाता है ल्यूमेन से, यूरिन ल्यूमेन से। तो हमको इसी प्रोसेस को इनहिबिट करनी है। तो कार्बोनिक एनहाइड्राइज जो है वो जो सोडियम एंड हाइड्रोजन्स के एक्सचेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज के रीएब्जॉर्प्शंस के थ्रू। तो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर इसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा ल्यूमिनल सोडियम्स के साथ, सोडियम हाइड्रोजन्स एक्सचेंजर के थ्रू। तो जिसके कारण क्या होगा, हमको हमारा नेट इफेक्ट कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिशन एक्टिविटी जो है मिल जाएगा। तो अगर हमने इस जो एक्सचेंजर को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, हमारे PCT में कार्बोनिक एनहाइड्राइज का रीएब्जॉर्प्शंस नहीं होगा। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो जैसे कि H2 और CO3 से कार्बोनिक एसिड बन रहा था, जो कि फर्दर जो है ब्रेक होके कार्बोनिक एनहाइड्राइज बन रहा था और यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन पंप के थ्रू इधर आ रहा था। तो ये जो फिर कहाँ जा रहा था, इंटरस्टिशियम ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर ये हाइड्रोजन जो है वो यूरिनरी ल्यूमेंस में कार्बोनिक एसिड्स के साथ कार्बोनिक एनहाइड्राइज के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में। तो फिर ये कार्बोनिक एसिड बन गया। फिर यहाँ से फिर ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। तो हम इस कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म नहीं होगा और वो फिर इंटरस्टिशियम ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। वैसे ये था इसका मोड ऑफ एक्शंस। देन अब हम देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज़ हम बेसिकली ग्लूकोमा के लिए, एपिलेप्सी, माउंटेन वीकनेस एंड हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन एंड CHF, तो इन सारी कंडीशंस के लिए एसिटाजोलेमाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये था सिंपल सा वीडियो। तो गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई भी क्यूरियस है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।